Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about a paper that is PYQ of Junior Engineer Civil. ठीक है जी, ये क्वेश्चन बुक सीरीज जो है डी आई हुई है, तो JKSSB का है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है और इस तरह से हमें इससे हेल्प क्या मिल जाएगी। इससे ये मिलेगी कि PYQ हम कर रहे हैं और थोड़ा सा हिंट जैसा मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपके पास, हैज़ इन प्रपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू डिटरमाइन वेदर अ सॉइल सैंपल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड। ठीक है जी, तो इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास हैज़न ने एक इक्वेशन प्रपोज करी हुई है ये पता करने के लिए कि सॉइल सैंपल जो है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है। बोलता है आगे कि हेयर CU जो है वो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है एंड D जो है वो डायमीटर ऑफ द सॉइल पार्टिकल है। सिंबल एंड नोटेशंस कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये इक्वेशन कौन सी है हेजन की, ये है CU इक्वल टू D60/D10। ठीक है जी, और रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन है आपका। इसमें पहला पॉइंट बोला हुआ है, जो पहली स्टेटमेंट है वो है द प्लेट लोड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ सॉइल एंड मे बी कैरिड आउट बाय आइदर यूजिंग अ ग्रेविटी लोडिंग और ट्रस लोडिंग मेथड। क्या बात बोली इसने कि जो प्लेट लोड टेस्ट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए बेरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट ऑफ सॉइल को। ठीक है, और बोलते हैं ये जो टेस्ट होता है ये कैरी करता है आइदर बाय यूजिंग आ ग्रेविटी लोडिंग या ट्रस लोडिंग मेथड। मतलब हमने प्लेट लोड टेस्ट जो है वो ग्रेविटी लोडिंग मेथड या फिर ट्रस लोडिंग मेथड से यूज़ करते हुए इसको कैरी करना होता है टेस्ट को, और इस टेस्ट से हम बेरिंग कैपेसिटी ऑफ साइल या फिर सेटलमेंट ऑफ साइल को फाइंड आउट करते हैं। तो ये सही बात है, पहली बात। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट जो है इसका वो है कि आपके पास एज द विड्थ ऑफ द बेरिंग प्लेट यूज्ड इन द प्लेट लोड टेस्ट, जो आपके पास जो विड्थ होती है बेरिंग प्लेट की वो प्लेट लोड टेस्ट में जो इस्तेमाल करते हैं इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी होती है कंपेयर्ड विद द एक्चुअल फाउंडेशन। जिसके किसके साथ, जो एक्चुअल फाउंडेशन होती है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इट यूजुअली ओनली प्रोवाइड्स एस्टिमेट ऑफ बेरिंग कैपेसिटी। ये सिर्फ क्या करती है आपके पास एस्टिमेट देती है बेरिंग कैपेसिटी का अप टू ए डेप्थ ऑफ ट्वाइस द विड्थ ऑफ बेरिंग प्लेट। कब तक, जो बेरिंग प्लेट की जो आपके पास कहने की विड्थ होती है उसके क्या नाम है, ट्वाइस। ठीक है, जो बेरिंग कैपेसिटी जो होती है वो उसका अगर सिर्फ एस्टिमेट दे रही है आपके पास, जो बेरिंग प्लेट है जिसकी विड्थ जो होती है बहुत छोटी होती है किसके, एक्चुअल फाउंडेशन के। ठीक है जी, और इसीलिए ये जो आपके पास बेरिंग प्लेट की जो विड्थ है इसका ट्वाइस, इसकी ट्वाइस तक की डेप्थ का बेरिंग कैपेसिटी का एस्टिमेट हमें प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपके पास जो बेरिंग प्लेट है उसकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी होती है एक्चुअल फाउंडेशन के मुकाबले में, और इसीलिए ये सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक एस्टिमेट देती है बेरिंग कैपेसिटी का, और कितने तक देती है वो, डेप्थ ऑफ ट्वाइस द विड्थ ऑफ बेरिंग प्लेट, जितनी बेरिंग प्लेट की विड्थ होगी उसके 2 गुना की डेप्थ की बेरिंग कैपेसिटी का एस्टिमेट देती है सिर्फ। ठीक है, तो ये दोनों बातें ट्रू है, ये दोनों बातें ट्रू है, तो फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ ट्रू आ जाएगा इसका ए पार्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, आपने जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है और फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में करेक्ट रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना है, जहाँ पे HA जो है वो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है NIR यानी कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इनटू FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ओके जी, याद रहेगा यहाँ तक। चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि आपका ए रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इफ़ द सैंक्शनड एस्टिमेट वैल्यू एक्सीड्स। कहते हैं एक रिवाइज्ड एस्टिमेट किया जाता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अगर क्या हो जाए, जब आपके पास सैंक्शन एस्टिमेट जो है वो उसकी वैल्यू एक्सीड कितने से कर जाए, 5% से ज़्यादा एक्सीड
कर जाए, यानी कि अगर आपके पास सेंक्शनड एस्टिमेट वैल्यू जो है वो 5% से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो फिर एक रिवाइज्ड एस्टिमेट किया जाएगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन गैलरीज प्रोवाइडेड जनरली इन अ डैम। कहता है कि इसमें बताइए कि आपके पास एक इंस्पेक्शन गैलरीज का फंक्शन नहीं है जो आपके पास डैम में होती हैं। अच्छा, तो ये कौन सा काम नहीं होता है इसमें? वो होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम इज़ ट्रीटेड फॉर डिसइंफेक्शन एयर। कहता है जो आपके पास डैम से ऊपर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसको बोलता है उसको क्या माना जाता है? डिसइंफेक्शन के लिए माना जाता है। तो ये फंक्शन नहीं है आपके पास इंस्पेक्शन गैलरीज का, बल्कि इसके अलावा जो ये जो बोला हुआ कि टू ड्रेन द वाटर सीपिंग थ्रू द डैम बॉडी से वाटर सीपिंग जो होता है उसको ड्रेन आउट करना होता है, ये इंस्पेक्शन गैलरीज का काम है। उसके बाद प्रोवाइड स्पेस फॉर ड्रिलिंग एंड ग्रूटिंग फॉर द फाउंडेशन। ड्रिलिंग और ग्रूटिंग करने के लिए आपके पास स्पेस प्रोवाइड करता है ये फाउंडेशन के लिए। और गिव्स एक्सेस टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ डैम फॉर कंट्रोलिंग एंड मेंटेनेंस पर्पज़। क्या किया जाता है? ये आपके पास इंटीरियर पार्ट ऑफ द डैम जो होता है उसको कंट्रोलिंग एंड मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए एक्सेस देता है हमारे पास कौन? इंस्पेक्शन गैलरीज। ठीक है जी, तो आपके पास सिर्फ ये वाला काम नहीं है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है फ्रॉम द डैम इज ट्रीटेड फॉर डिसइंफेक्शन एयर, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोला है कि इन अ बेंडिंग बीम द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज़ अ पॉइंट वेयर। अच्छा क्या है कि आपके पास जो बेंडिंग बीम है उसमें आपके पास जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है, ये देखिए कहीं ना कहीं आपके पास सोम का क्वेश्चन आ गया है कि कंट्राफ्लेक्चर का पॉइंट जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? ये होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या करती है, इसके साइन चेंज करती है। वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, द पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है कि आपके पास फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ मिक्सिंग एंड डिग्री ऑफ टर्बुलेंस इन द कोआगुलेशन प्रोसेस। ठीक है जी, तो आपके पास ये यहाँ पे इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मिक्सिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ टर्बुलेंस। ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? मिक्सिंग और टर्बुलेंस की डिग्री में। कोआगुलेशन प्रोसेस जब करते हैं हम तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो डिग्री होती है मिक्सिंग की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है डिग्री ऑफ टर्बुलेंस में। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि द सम ऑफ द हैमर ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर द सेकंड एंड थर्ड 15 सेंटीमीटर ऑफ पेनिट्रेशन इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज टेकन एज। जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं उसमें सेकंड और थर्ड जब आपने हैमर ब्लो करना होता है तो उनमें सम बताइए जी, ये सम ऑफ हैमर ब्लोज किसके लिए रिक्वायर किए जाते हैं? सेकंड और थर्ड 15 सेंटीमीटर ऑफ पेनिट्रेशन करवाने के लिए। तो वो आंसर है आपका पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। क्या है? पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के लिए आपके पास ये डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी क्या है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ए 20 मीटर स्टील टेप वाज स्टैंडर्डाइज्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सर्वे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक 20 मीटर की स्टील टेप लेते हो जिसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस पे, अंडर ए पुल ऑफ 5 kg। कितना पुल है उसको? 5 kg का। द टेप वाज यूज्ड इन कैटनरी टू फिक्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। कहता है टेप को इस्तेमाल किया गया 20 मीटर डिस्टेंस पे फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में, और टेम्परेचर जो था 40 डिग्री सेल्सियस था। अंडर अ पुल ऑफ 10 kg, 5 kg की जगह 10 kg लग गया। टेम्परेचर 30 kg था, अभी 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर आपका, 40 डिग्री सेल्सियस लग गया। यंगेस्ट मॉडुलस ई इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर स्क्वेयर। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.423 ग्राम। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अल्फा is equal to 11 into 10⁻6 per degree Celsius. Here to arrive at the total correction, subtract the correction for temperature is calculated using which of the following फार्मूला। तो बताइए जी, इसके लिए टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं आप? तो ये होता है जी आपके पास
टेम्परेचर की करेक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर वो होता है, अल्फ़ा इंटू एल, अल्फ़ा इंटू एल, एल मीन्स डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा वो, अल्फ़ा इंटू एल इंटू मेजर टेम्परेचर माइनस एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है जी, तो यानी कि अल्फ़ा इंटू टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल। ठीक है, याद रहेगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सी पार्ट, ये इसके बेसिस से इस बार से फार्मूला पूछा है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द वेटिंग ऑफ द सरफेस यूजुअली अकर, कहता है कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके पास सरफेस जो है वो वेट हो जाता है। तो जब आपके पास एडिजन जो होती है वो ग्रेटर देन कोहिजन हो जाती है, एडिजन जो होती है जब ग्रेटर देन कोहिजन हो जाएगी तब आपके पास वेटिंग ऑफ सरफेस अकर होता है। याद रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट आपके पास आंसर है कि व्हेन एडिजन इज ग्रेटर देन कोहिजन देन द वेटिंग ऑफ सरफेस अकर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है ये ट्रस से आया हुआ है, स्टैटिक और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी से। तो देखिए क्या है बोल रहा, स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है कि आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इन डिटर्मिनेसी फॉर ए 2 डायमेंशनल ट्रस। 2 डायमेंशनल ट्रस है आपके पास, ये आप फ्रेम है। तो क्या हो जाता है, शोन इन द फिगर अबव, बताइए जी इसमें क्या हो जाएगा, किस तरह से आंसर होगा। तो आपको पता है क्या बोलते हैं, आज जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या हो जाएगा, इसका जो आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है वो निकालने का फार्मूला होता है m इजक्वल टू 2j माइनस आर। याद रखें, m इजक्वल टू 2j माइनस आर इज़ द स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी डिग्री। अगर निकालनी है आपने डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फार्मूला क्या है आपके पास, m इजक्वल टू 2j माइनस आर। m होता है मेंबर, j होता है जॉइंट और r होता है आपके पास क्या बोलते हैं, रेडेंट। ठीक है जी, रेडेंसी। चलिए, तो कैसे पता चलेगा आपको, देखिए आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉरी आर रेडेंसिया, मुझे मतलब बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो गया, रिएक्शंस होती हैं। ठीक है जी, तो देखिए आप ध्यान से, एम जो है मेंबर, मेंबर कितने हैं, 7 है। कैसे पता चला आपको, देखिए इधर से इधर तक एक मेंबर, इधर से इधर 2, ये आ गया 3, ये आ गया आपका 4, ये 5, ये 6 और ये 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो m की जगह 7 लिख लिया, इज इक्वल टू में 2 इंटू जे, जे फॉर जॉइंट। तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं जी, 1 2 3 4 और ये 5। जहाँ जहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे हैं वो दैट आर नोन एज जॉइंट। तो हो गया 5 माइनस आपके पास रिएक्शंस कितनी है, 3। देख लो 1 2 और ये 3, तो आपके पास 3 रिएक्शंस हैं। तो 7 माइनस 2 5 ज़ार कितना होता है जी, 10 होता है। तो 10 माइनस 3 करोगे कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, टू जे है, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ी सी दिख रही है मुझे, कि पता नहीं मुझे कन्फ्यूजन हो गई। देखिए एक बार फिर से करते हैं। क्या है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास m इज इक्वल टू 2j माइनस आर, है ना। m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। तो मेंबर मैंने देख लिए कि आपके पास 7 है। 2 इंटू जे कितना आपके पास, जॉइंट कितने हैं, जॉइंट आपके पास 5 है। ठीक है, माइनस क्या है, आर है। तो 7 इजक्वल टू में कितना हो जाएगा, 10 माइनस आर, आर यानी कि 3, आर यानी कि 3। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 7 इजक्वल टू में 7। ठीक है, 7 इजक्वल टू में 7। बट ऐसा तो नहीं है एक्चुअल में, ये किस तरह से निकलेगा, अगर ये वाला फार्मूला डालते हैं तो क्या हो जाएगा बोला, m प्लस आर, ये जो माइनस आर ये प्लस आर कर दोगे। फार्मूला क्या था आपके पास, m इजक्वल टू में 2j माइनस आर। ठीक है, तो m ये माइनस आर साइड आएगा, प्लस आर हो जाएगा, इजक्वल टू में 2j हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है आपके पास। तो किस तरह से निकालोगे, मेंबर जो है 7 है, प्लस आपके पास रिएक्शन जो है वो 3 है, इजक्वल टू में 2 इंटू में j, इंटू में जे, जे मीन्स 5। ठीक है,
तो ये हो गया 10 इक्वल टू में 10। तो ये तो इक्वल आ रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे या तो कंसेप्ट भूल गया है। 2 5 2 5 ज़ा 10 होता है, 10 माइनस 3 करोगे 7 बचता है। तो फिर भी ये 7 कहाँ से लाया हुआ है समझ नहीं आ रही। m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 3j होगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, पर कोई नहीं, मैं इसको देखूंगा। m जो है 7 है, प्लस में आपके पास कितना है, रिएक्शन 3 है, माइनस 3 इंटू में j कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस में 3 5 ज़ा 15, तो इक्वल टू में कितना आ गया -5 आ गया। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का मुझे अभी कंफ्यूज हो गया मैं, क्योंकि बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन आई थी उसकी वजह से। पर चलिए एनी हाउ, मैं ये क्वेश्चन चलो आप लोगों के ऊपर डालता हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। पर मैंने इसको पहले सॉल्व करा हुआ है, और पहले सॉल्व करके मैंने इसमें 3 आंसर लाया हुआ है। ठीक है जी, तो आप लोग चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर अब 12 की बात करता हूँ। इन इंडियन रेलवेज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द रेल्स रिकमेंडेड फॉर मीटर गाज। मीटर गाज के लिए आपके पास स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है? तो मीटर गाज के लिए आपके पास 12 मीटर की होती है जी रेल की लेंथ। ठीक है जी, याद रहेगा। मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, जो ब्रॉड गाज होता है, ब्रॉड गाज होता है 12.8 मीटर। ठीक है, 12.8 मीटर, लेकिन लगभग आपके पास कितना हो गया, इसको 13 मीटर के अप्रॉक्स हम लेते हैं। ठीक है जी, और मीटर गाज कितनी होती है, 12 मीटर हो गई। इस तरह से आपके पास ये ली जाती है। ठीक है जी, चलिए, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल। तो ए पार्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कि इंडियन रेलवेज में द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द रेल्स रिकमेंडेड फॉर मीटर गाज इज 12 मीटर, एंड ब्रॉड गाज होगा तो आपके पास 12.8 मीटर, यानी कि 13 मीटर। इन दो में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो अभी तो ए पार्ट आपका 12 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कनेक्टिंग टू ग्रेड्स plus 0.4% and minus 0.3%, where the rate of change of grades is 0.1% per 30 मीटर at summit। तो समिट आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है किसी चीज़ का, उसको समिट कहा जाता है। तो अब बताइए, जो लेंथ है वर्टिकल कर्व की, जो दो ग्रेड्स को कनेक्ट कर रही है 0.4% पॉजिटिव में और नेगेटिव में 0.3% को, तो जहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड जो है वो 0.1% है। तो बताइए पर 30 मीटर पे ऊपर अगर समिट है, तो बताइए जो वो क्या आंसर होगा। इस तरह से जो आंसर आता है वो किस तरह से निकाला जाता है, इसके लिए मेरे पास एक मतलब फार्मूला है, वो है एन। जो आपके पास लेंथ जो है वो निकलती है एन इक्वल टू में N1 माइनस N2। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि आपके पास ये फार्मूला जो होता है इसका, वो मेन फार्मूला होता है 0.4, जो आपका ग्रेड पहला दिया हुआ है उसमें से माइनस करो जो दूसरा ग्रेड है। दूसरा ग्रेड क्या आपका माइनस में 0.3 है। ठीक है, ओके। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कहीं ना कहीं 0.4 माइनस माइनस प्लस 0.3 इजक्वल टू में किसके बराबर आ गया 0.7। ठीक है, 0.7% ऑफ किसका मल्टीप्लाई बाई 30 किसका आ जाएगा 30 मीटर की आपके पास क्या है सबमिट है। ठीक है ना, लिखा हुआ है उसने 0.7। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, इसने 0.1% पर 30 मीटर लिखा था तो वही हुआ, 0.7 है इंटू में 1% लगा हुआ तो वही हुआ। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0.7 है तो 7 अपान में पॉइंट का लगेगा 1, और परसेंट का मतलब क्या होता है जी, परसेंट का मतलब भी 100 वो हो जाता है आपका लगभग, ये हो गया 0.7 तो 7 अपान में 100 और मल्टीप्लाई बाई क्या 30, ये जीरो कैंसिल, और साथ में क्या हो जाएगा आपका 7/10 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 3 ज़ा 21, तो कहीं ना कहीं 210 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 210 मीटर आ जाएगा। तो फार्मूला आप याद रख लें कि N1 माइनस N2 होता है, तो वहाँ से आप निकाल लोगे 210 मीटर बन रहा है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जनरली इन RCC
वो सर्वे में से क्वेश्चन था, वो रेलवे में से था। तो अब ये अगला क्वेश्चन जो है आरसीसी का है। सेक्शन फॉर बीम्स द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस यूजुअली डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सेक्शन। कहते हैं जो आपके पास डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की यूजुअली डिटरमाइन करती है टाइप ऑफ सेक्शन को। फॉर एन ओवर रेनफोर्सड सेक्शन, अगर आपके पास ओवर रेनफोर्सड सेक्शन है तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज। बताओ जी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होता है? तो याद रख लेना, जब आपके पास आरसीसी सेक्शन होती है बीम के लिए, जो डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की, वो आपके पास यूजुअली डिटरमाइन करती है कि किसका टाइप का सेक्शन है। ठीक है जी। अगर एक ओवर रेनफोर्सड सेक्शन है तो इसमें आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहाँ पे होगा? एक बात बताते हैं आपको यहाँ से, वो ये है कि जो आपका आरसीसी की बात हो रही है और बीम की हो रही है। किसकी बात हो रही है? आरसीसी बीम की हो रही है। तो आरसीसी बीम में हमारे पास एक चीज़ होती है, वो ये कि जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है जी। ये बीम है आपका। ठीक है। अगर ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, यानी कि एन ए बोलोगे आप इसको। अगर बात करें कि जो आपका ओवर रिनफोर्सड है, क्या है? ओवर रिनफोर्सड। ओवर रिनफोर्सड का मतलब क्या हो गया कि आपकी रिनफोर्समेंट ज़्यादा हुई है। ओवर रिनफोर्समेंट ज़्यादा हुई है। तो रिनफोर्समेंट ज़्यादा हुई है तो न्यूट्रल आपको ये पता लगाना है यहाँ पे कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बिलो। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बिलो होगा। क्यों होगा? बिकॉज आपके पास क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ओवर इन्फोर्सड का मतलब होता है कि आपकी जो स्टील बार्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, है ना? वो ज़्यादा होंगे तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होंगी वो कहीं ना कहीं अपना जो एरिया लेके जाएंगी। तो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ऊपर आ गया और जो न्यूट्रल एक्सिस है एक्चुअल में वो नीचे आ गया। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे हो गया? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बिलो हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन चूज़ करोगे आप? बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपके पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा जब आपके पास ओवर इन्फोर्सड सेक्शन हो जाएगी इन केस ऑफ बीम्स। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपके पास फायर डिमांड इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इन आ सर्टेन कम्युनिटी। ये देखिए क्या नाम है, आपके पास एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ गया कि बोला है कि फायर डिमांड जो होती है ये एक फैक्टर है जिससे एस्टिमेट कर सकते हैं आप क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन ए सर्टेन कम्युनिटी में। द कुचलिंग्स फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड क्यू इन लीटर्स पर मिनट इज़ गिवन बाई। जो कुचलिंग्स फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो ये क्या फार्मूला होता है? तो कुचलिंग फार्मूला जो होता है वो आपके पास वो होता है जी सी पार्ट में Q इजक्ल टू 3182 अंडर रूट पी। क्या होता है कुचलिंग फार्मूला? वो होता है Q इजक्ल टू 3182 अंडर रूट पी। तो हमारे एक मेरे फ्रेंड हैं, तो वो ना जब हम मिलते हैं तो वो बड़ा मतलब पूछते रहते थे ये क्वेश्चन मुझे कि सर ये कुचलिंग फार्मूला बता दीजिए, कुचलिंग फार्मूला बता दीजिए। तो ये देखिए जी आपके पास कुचलिंग फार्मूला आज बता भी दिया। पहले भी बताते थे बट क्या नाम है, आज वीडियो के थ्रू बता रहे हैं आपको कुचलिंग फार्मूला क्या होता है। आपका पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन में। ठीक है ना। आपके JKSSB हमारे प्यारी जो संस्था है वो पूछ भी रही है, बोल रही है कि जो कुचलिंग फार्मूला बताइए क्या होता है। तो आपकी ज़ुबान क्या नाम है बिल्कुल यहाँ पे सच्ची हो गई। तो क्या है आपका वो Q इजक्ल टू क्या है 3182 अंडर रूट पी इज़ द कुचलिंग फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड इन लीटर्स पर मिनट। ठीक है जी। तो वो है आपके पास, याद रहेगा Q इजक्ल टू 3182 अंडर रूट पी यानी कि 3182, याद रहेगा। चले तो आपके पास पी का मतलब पॉपुलेशन इन थाउजेंड से और सिंबल एंड नोटेशन जो है वो उनका यूजुअल मीनिंग से। तो कुचलिंग फार्मूला याद रहेगा। कुचलिंग फार्मूला मैं एक बार लिख भी लेता हूँ, देख लीजिए। तो ये खासकर मेरे उस फ्रेंड के लिए कि कुचलिंग फार्मूला क्या है। ठीक है जी। KUCHLINGS कुचलिंग फार्मूला। तो कुचलिंग फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है? क्यू यानी कि डिस्चार्ज, यानी कि आपके पास क्या चाहिए हमें, ये होता है वाटर डिमांड क्वांटिटी, है ना। तो वो Q इजक्ल टू किसके बराबर? वो होता है 3182 अंडर रूट पी। 3182 अंडर रूट पी, ये है जी आपका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट आंसर हो गया।
व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट मॉडल रेशो फॉर M30 ग्रेड कंक्रीट। जो आपके पास M30 ग्रेड कंक्रीट है उसके लिए आपके पास बताइए जो अप्रॉक्सीमेट मॉडल रेशो क्या है। गिवन जो सिग्मा CBC है यानी कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग इज़ 10 न्यूटन पर mm² एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 यानी कि IS 456/2000 के हिसाब से आपके पास बताना है जी आपने कि मॉडल रेशो क्या है M30 के लिए। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मॉडल रेशो आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो मॉडल रेशो, MODULAR, मॉडुलर रेशो। मॉडल रेशो का फार्मूला क्या होता है, वो होता है M में 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है जी, तो वो किसके बराबर फार्मूला होगा, वो होगा आपके पास 280, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू में सिग्मा CBC का मतलब क्या होता है, सिग्मा CBC मीन्स परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट इन बेंडिंग इज 10 न्यूटन पर mm²। तो आप क्या कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा CBC की जगह, तो ये जीरो आपका कैंसिल, तो 28/3 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 28/3। 28/3 यानी कि 3 से डिवाइड करोगे आप 28 को, तो 3 9 ज़रा आपके पास कितना होता है 27 होता है, तो 28 - 7 27, तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा दोगे 0 हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 बचा आपके पास 1 फिर से, तो आपके पास ये 3 रिपीट हो जाएगा, पॉइंट का फिर से 0 लग जाएगा, तो आपके पास 9.33 ऑप्शन जो है दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो 9.33 क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट आपका आंसर है, दैट इज़ 9.33। तो मॉडल रेशो M30 के लिए निकल गया होगा उम्मीद करता हूँ। फार्मूला आपके पास जो क्या है वो है M = 280/3 सिग्मा CBC। तो आपके पास ये M30 जो ग्रेड दिया है इससे लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो 17 में बोलता है कि व्हाट फ्लो इज़ इंडिकेटेड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000। देखिए 4000 से ज़्यादा अगर रेनॉल्ड नंबर है तो आपके पास बताइए कौन सा फ्लो होता है, ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, याद रहेगा। तो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में ना आपको मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि क्या होता है। तो ये आपके पास टर्बुलेंट फ्लो के बारे में मैंने कल ही नोट डाउन करा हुआ है, वो है आपके पास टर्बुलेंट फ्लो के लिए टर्बुलेंट फ्लो। तो अब हम बात करते हैं कि आपके पास, मैं बता रहा था कि हमने क्या बात करनी है, हमने करनी है बात अपना टर्बुलेंट फ्लो और कौन सा, लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो ये देखिए जी, लैमिनार फ्लो क्या होता है, इफ़ द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ अ लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज़ 0.1, तो रेनॉल्ड नंबर, अच्छा ये तो पूछ लिया इसने, पर आपके पास लैमिनार फ्लो और क्या बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है पर वो मुझे यहाँ अभी मिल नहीं रहा चल, हाँ यहाँ पे सॉरी, देखो यहाँ पे है कि आपके पास जो ना जो विस्कस फोर्स होती है अगर वो बहुत ज़्यादा हो किसके, इनर्शियल फोर्स से, तो आपके पास लैमिनार फ्लो कहेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स ज़्यादा है यानी कि विस्कासिटी ज़्यादा है, तो आपका फ्लो कम होगा, तो तब आप लैमिनार फ्लो कहोगे इसको, ठीक है जी। तो यानी कि लैमिनार फ्लो में आपके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, एक स्लो मतलब मूवमेंट होती है वाटर की, तो उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। और उसमें आप याद रख सकते हैं कि विस्कोसिटी जो होती है वो लिक्विड की वो ज़्यादा होती है, किससे, आपके पास इनर्शियल फोर्स, यानी कि विस्कस फोर्स इज़ मोर देन वेरी ग्रेटर देन इनर्शियल फोर्स, तो देन द फ्लो इज़ नोन एज लैमिनार फ्लो। उसके बाद अगर आपके पास टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, विस्कस फोर्स जो होगी आपके पास, यानी कि विस्कोसिटी बहुत कम होगी, तो विस्कस फोर्स इज़ वेरी लेस देन द इनर्शियल फोर्स, देन द फ्लो इज़ नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं
कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपके पास नंबरिंग में पूछा गया है हमारे JKSSB वाला द्वारा, कि JKSSB वालों ने पूछा हुआ है कि अगर रेनॉल्ड नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4000 है तो बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। कौन सा फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, की यानी कि क्या नाम है, IP अपान IF। ठीक है जी। तो अगर IP अपान IF देखना तो उसको बोलते हैं, यानी कि आपके पास IP अपान IF इज इक्वल टू में इसको बोलते हैं आप टफनेस इंडेक्स। क्या बोलते हैं आप इसको? टफनेस इंडेक्स। ठीक है जी। IT बोलते हैं आप इसको। ठीक है। तो टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। ठीक है जी। चलिए, ये भी देख लेना आप लोग, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, विच पाथ ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस यूजुअली हैज जीरो स्लैक टाइम। जीरो स्लैक टाइम किस में होता है? तो जीरो स्लैक टाइम आपके पास क्रिटिकल पाथ में होता है, याद रखें। व्हाट विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल स्पेसिमन इफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब्ड मोड इज 280 ग्राम एंड ऑन रीमोल्डिंग द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 66 ग्राम। क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन बताइए आपके पास किस में, अगर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है अगर उसको अनडिस्टर्ब मोड में है वो कितनी है? वो 280 ग्राम है। और रिमोल्ड करते हो जब आप अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 66 ग्राम है। तो बताइए जी सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन क्या होगी। तो वो आपके पास किस तरह से हो जाएगी वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ऐसे 2 मिनट ऐसे रहिए। तो ये बुक एक चीज़ लानी थी मैंने यहाँ से, कैलकुलेटर। तो 280 डिवाइडेड बाई 66, तो ये देखिए जी। ठीक है, ये आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको, कि जब आपके पास ये जो ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब्ड मोड जो है वो अगर दिया है तो दैट इज़ 280। उसको डिवाइड करना होता है आपने किसके साथ? जो आपकी अनकन्फाइंड रीमोल्डिंग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी होती है उसके साथ। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाता है? सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन मिल जाती है। दैट इज़ क्या किया हमने? 280 को डिवाइड कर दिया 66 के साथ, 4.24 आंसर है आपका। ठीक है जी। तो इस तरह से मिल गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 21, विद रेफरेंस टू प्लानिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको प्लानिंग के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है कि डमी एक्टिविटीज़, ये आपके पास पार्ट और CPM के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे JKSSB में। डमी एक्टिविटी मेंटेन्स द लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़। कहते हैं डमी एक्टिविटी जो होती है वो लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बताती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में। तो ये सही है आपके पास, ये करेक्ट है। अभी बोलता है कि डमी एक्टिविटी कीप्स द नंबरिंग सिस्टम ऑफ द नेटवर्क यूनिक। कहता है डमी एक्टिविटी जो होती है वो नंबरिंग सिस्टम जो है नेटवर्क में उसको यूनिक बनाता है। दूसरा, डमी एक्टिविटी इज़ अ सोर्स ओरिएंटेड एक्टिविटी। रिसोर्स ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं होती है डमी एक्टिविटी क्योंकि इसमें तो रिसोर्स वगैरह कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए थर्ड गलत है आपका। तो फर्स्ट और सेकंड इज़ करेक्ट। तो A पार्ट 1 एंड 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 जो हो गया इसमें बताया गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है, व्हाट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर्स कॉल्ड। जब आपके पास दो सक्सेसिव कंटूर्स होंगे तो उनमें जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं आप हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बोलते हैं किसको? सक्सेसिव कंटूर्स को। जब जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होती है दो सक्सेसिव कंटूर्स के बीच में होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, न्यूट्रल सोल्यूशन विद pH वैल्यू हैज़ 7। एक न्यूट्रल सोल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू कितनी है? 7 है। विल हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर इक्वल टू, बताइए जी कितनी होती है? तो आपके पास 10⁻⁷ होती है जी इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, याद रहेगा। चलिए, व्हाट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स इन अ गिवन मास ऑफ सॉइल इन परसेंटेज। बताइए जी रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर यानी कि
वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि वाटर कंटेंट ही तो बोलते हैं, सीधी सी बात है। वाटर कंटेंट किस तरह से निकलता है, ये होता है आपके पास वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वेट ऑफ वाटर, सॉरी वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है वाटर कंटेंट बोलते हैं। ठीक है जी, डब्ल्यू यानी कि WC भी बोल सकते हैं आप इसको, तो WC वाटर कंटेंट, तो ये होता है वाटर कंटेंट। वाइड रेशियो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, इनके बारे में भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट आपके पास आंसर है, दैट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इन अ गिवन मास ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज नोन एज वाटर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट बम्पर ऑफ लीडिंग व्हीकल एंड द फ्रंट बम्पर ऑफ फॉलोइंग व्हीकल, ये हाईवे से पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए क्या बोलते हैं उसको, तो स्पेसिंग बोलते हैं। कि आपके पास जो एक व्हीकल है उसका फ्रंट बम्पर और क्या नाम है, अगली वाली फ्रंट बम्पर और पीछे वाली जो आपके पास गाड़ी है उसके फ्रंट बम्पर के बीच में जो आपके पास स्पेस होती है उसको बोलते हैं स्पेसिंग। ट्रैफिक डेंसिटी भी नहीं बोलते, साइड डिस्टेंस भी नहीं बोलते, ट्रैफिक वॉल्यूम भी नहीं बोलते, तो यह है स्पेसिंग आंसर। ठीक है जी, याद रहेगा। इससे SSD ISD और क्या बोलते हैं, एक होता है स्टॉप साइड डिस्टेंस, ठीक है, एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD, और एक होता है ISD। ठीक है जी, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन क्वेश्चंस के आधार पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड। देखिए जी, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको मेटा सेंट्रिक हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेटा सेंट्रिक हाइट कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये मैंने शाम को फिर से रिवाइज करके लिखा था, अब मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, तब तक मैं ढूंढता हूँ कि इसने पूछा कि मेटासेंट्रिक हाइट और किसके बीच में, जो आपका क्या बोलते हैं ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बीच में जो आपके पास होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। और ये हमने डिस्कस करा था, कल ही करा। तो आपके पास मेटा सेंटर, हाँ देखिए जी, मैंने ना यहाँ पे रफ में इसमें लिखा होता है MB क्या है, MB बोलते हैं। MB का मतलब क्या है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी इज नोन एज MB, इसको MB बोला जाएगा। यानी कि ये जो होता है एक्चुअली में आपके पास मेटा सेंटर जो होते हैं, एक्चुअली में जो हमारे पास मेटा सेंटर हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, मेटा सेंटर क्या है, हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, ये यानी कि आपके पास बताइए, क्वेश्चन था कि आपके पास बॉडीज़ किस तरह से आपके पास ये देखा जाता है, तो एक सबमर्जेड बॉडी होती है, एक फ्लोटिंग बॉडी होती है हमारे पास। स्टेबिलिटी जो होती है सबमर्जेड बॉडी की वो बायोन्सी सेंटर पे होती है, और जो आपके पास फ्लोटिंग बॉडी की होती है वो मेटा सेंटर के उस पर क्या नाम है, स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो अगर फ्लोटिंग बॉडी है तो मेटा सेंटर इसकी स्टेबिलिटी है। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ ए डिस्प्लेस्ड थिंग होती है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज़ नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड। ठीक है जी, तो अब क्या है, बायोन्सी सेंटर जो होता है वो फिक्स होता है यहाँ पे आपके पास सबमर्जेड बॉडी में, और यहाँ पे बायोन्सी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ पे इसको mg कहा जाता है। mg मीन्स ये मेटा सेंटर और g मीन्स ग्रेविटी। तो इसलिए याद रखना, फ्लोटिंग बॉडी में आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो आपके पास फ्लोटिंग बॉडी को स्टेबल करवाती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन यहाँ पे डिट्टो कॉपी पूछा गया आपके पास कि बताइए द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि mg, यानी कि आपके पास mg क्या आया, mg यानी कि mg क्या होती है, मेटासेंट्रिक हाइट होती है। क्या होती है, मेटासेंट्रिक हाइट होती है। ठीक है, बायोन्सी भी नहीं होती है ये, बायोन्सी तो आपके पास सबमर्जेड बॉडी में लगती है। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो दूसरी चीज़ है, बायोंट हाइट वो भी आपके पास किस में लगेगी, वो भी उसी क्या नाम है सबमर्जेड बॉडी में लगेगी। लेकिन फ्लोटिंग बॉडी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्लोटिंग बॉडी की बात हो रही है। तो फ्लोटिंग बॉडी में आपके पास क्या होता है, मेटा सेंटर और ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी
के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में कौन सी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं? फॉर द लेटरल डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। चेन लाइन के परपेंडिकुलर में कौन सी कहता है लेटरल डिस्टेंस जो होती है वो मेजर करते हैं परपेंडिकुलर किससे? चेन लाइन की। तो बताइए कौन सी टर्म है? दैट इज़ नोन एज परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होगा आपके पास चेन लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सर्वे का क्वेश्चन था 27, इसका आंसर बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि आपके पास देखिए ये क्वेश्चन अभी पता यहाँ पे एक्चुअली हमारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा जो हमने पीछे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन थी कि 28 क्वेश्चन पूछा कि ए 2 डायमेंशनल प्लेन ट्रस इज नोन एज एन अनस्टेबल ट्रस। क्या कहता है? अगर दो डायमेंशनल प्लेन ट्रस है उसको आप अनस्टेबल ट्रस बोलते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एम जो है नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, जे होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं, आर इज़ द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। तो यही आपके पास फार्मूला रहता है। तो इसके लिए अगर डेफिशिएंसी है तो तब आपके पास फार्मूला रहता है कि एम जो होगा मेंबर जो होंगे वो लेस देन होंगे 2j माइनस आर से, और अगर आपके पास रिडेंसी है तो तब आपके पास क्या हो जाएगा? एम इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा है? हमारे पास पूछा है अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो डेफिशिएंट है। ठीक है, तो अनस्टेबल है तो डेफिशिएंट हो जाएगा। डेफिशिएंट है तो आपके पास एम इज़ लेस देन, मेंबर जो होंगे लेस देन होंगे 2j माइनस आर से। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास जो पीछे क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें मैं बात करता हूँ। एम इज़ लेस देन 2j माइनस आर हो जाएगा, 2j माइनस आर हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक करते हैं हम। जो क्वेश्चन था वो पूछा हुआ था आपके पास कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। ठीक है, तो बताइए जी 2 डायमेंशनल स्ट्रेस है, यानी कि ये आपके पास इनडिटर्मिनेसी तो डेफिशिएंसी में हो गया तो 2j माइनस आर। तो एम क्या था? मेंबर थे आपके पास 7 लेस देन 2j। 2j का मतलब 2 इंटू जे, जॉइंट कितने थे? 5 थे, माइनस में आर 3 था। तो क्या हो जाता है? 7 इज़ लेस देन 10 माइनस 3, तो 7 इज़ लेस देन 7। तो ये बराबर आ रहा था। ये कहीं ना कहीं कुछ भी मुझे या तो समझ नहीं आ रही इसको कैसे करना है, पर चलिए कोई बात नहीं है। आप ये याद रख लीजिए कि आपके पास दो फार्मूला बनते हैं। जब आपके पास डेफिशिएंसी होती है तो लेस देन का साइन लगता है, एम लेस देन 2j माइनस आर, और जब आपके पास रिडंट होता है तो एम ग्रेटर देन 2j माइनस आर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास, इस क्वेश्चन का 28 का आंसर जो था वो सी पार्ट है, याद रख लें, क्योंकि अनस्टेबल स्ट्रेस है तो ये यही रहेगा। अब आपके पास बात करते हैं, इफ़ प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इन अ प्लेन आर 200 MPa मेगा पास्कल एंड 50 मेगा पास्कल। अगर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस जो है प्लेन में वो 200 MPa है और 50 MPa है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। बताइए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास? ठीक है जी, तो वो है जी आपके पास 75 MPa। कितना है? 75 MPa है। इसका आंसर ये है आपके पास। और टाइम की कमी होते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 75 MPa किस तरह से निकलेगा इसका। ठीक है जी, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 30। वो है आपके पास, व्हाट आर द स्मॉल डायमीटर पाइप्स फिल्ड विद आउटलेट्स इन ड्रिप इरिगेशन मेथड्स कॉल्ड। जो आपके पास स्मॉल डायमीटर पाइप्स होती हैं जिनको फिर भरी जाती हैं आउटलेट्स में, ठीक है, इन ड्रिप इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन मेथड में, उनको क्या बोला जाता है? इमीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल डायमीटर पाइप्स जो होती हैं वो आउटलेट पे वो इमीटर्स कहलाती है। ठीक है जी, कितना अच्छा क्वेश्चन था इरिगेशन के सब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि एज पर द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग की थ्योरी के हिसाब से द वैल्यू ऑफ यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज। बताइए, तो अगर थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग है तो वहाँ पे बताइए यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। तो सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, याद रख लेना। जो सिंपल बेंडिंग की थ्योरी है वहाँ पे जो वैल्यू होती है यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो क्या रहती है? वो सेम रहती है टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोलता है, जनरली इन RCC सेक्शन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज पर IS स्टैंडर्ड्स। कहते हैं जो आपके पास RCC सेक्शन होती है, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है बार्स की, बताइए जी वो किस तरह से दी जाती है IS स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आपके पास यहाँ पे जो सिग्मा S होगा वो स्ट्रेस होगा,
ठीक है। और इन द बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एट द डिज़ाइन लोड, और फाई जो होगी वो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार होगा। टाउ बी डी दैट इज़ नोन एज डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, और एल डी इज़ डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार्स। तो वो फार्मूला क्या है, वो आपके पास फार्मूला याद रख लेना है। एल डी यानी कि आपके पास एल डी इज़ डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार्स इज़ नोन एज फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी, याद रहेगा। फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी इज़ द फार्मूला फॉर डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार्स निकालने के लिए। क्या, फाई आ गया आपका नॉमिनल डायमीटर, सिग्मा एस स्ट्रेस, एंड 4 टाउ बी डी इज डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है जी। तो फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी इज़ द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपके पास बी पार्ट सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 33 बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए टी बीम इज़, आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को चूज करना है। कहता है जो टी बीम होता है उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ होती है, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द टॉप ऑफ द फ्लैंज एंड द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। तो सही बात है आपके पास इसमें ना। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये टी बीम है आपका, इधर ही तक होगी, इधर से आगे नहीं होगी टीवी में। और इससे बात बोलता है कि जो डिस्टेंस होगी ऑफ द टॉप फ्लैंज ये वाली, ठीक है, ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, और जो आपके पास सेंटर ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट होगी उसके बीच में। ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ आपके पास यही मानी जाती है, यानी कि टी बीम की जो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ रहती है वो डिस्टेंस रहती है किसके बीच में, टॉप ऑफ द फ्लैंज और सेंटर ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के बीच में रहती है। ठीक है। उसके बाद ये तो ट्रू है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात बोली इसने कि फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़ द ओवरऑल डेप्थ ऑफ ए सिंपली स्पॉटेड टी बीम, आपके पास सिंपली स्पॉटेड टी बीम है, और डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए आपके पास उसकी जो ओवरऑल डेप्थ है वो यूजुअली एज्यूम्ड एज 1/12 टू 1/15 ऑफ द स्पेन। तो ये भी सही बात है कि आपके पास 1/12 से लेकर 1/15 तक आपके पास क्या रखी जाए, स्पेन की आपके पास टी बीम की क्या रखी जाती है, ओवरऑल डेप्थ रखी जाती है। तो ओवरऑल डेप्थ इज़ व्हाट, that is 1/12 to 1/15 of the span in case of सिमिली स्पॉटेड टी बीम। ठीक है जी, डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। तो दोनों ट्रू हैं आपके पास, तो इसलिए इसका ए पार्ट फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ ट्रू। 34 क्वेश्चन नंबर में पूछा था, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मेजर्ड विद 30 मीटर चेन वाज 300 मीटर। ये सर्वे का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यहाँ पे। क्या क्या आपके पास जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में वो 30 मीटर चेन से मापी गई, वो 300 मीटर निकली। ठीक है। आपकी चेन जो थी वो 30 मीटर थी, और आपने जो डिस्टेंस मापी वो 2 पॉइंट्स के बीच में वो मापी आपने 300 मीटर। इट वाज आफ्टरवर्ड्स फाउंड दैट द चेन वाज 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। आपने देखा कि आपके पास उसका थोड़ा देर बाद आपको पता चलता है कि जो आपकी चेन थी वो 3 सेंटीमीटर लंबी थी। ठीक है जी। व्हाट विल बी द ट्रू डिस्टेंस ऑफ द लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन मीटर, बताइए जी क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जब ऐसी जैसी कहानी होती है ना, तो आपने देखना है कि आपको 300 मीटर आपने मापी, कितनी मापी, 300 मीटर आपने मापी। आपके पास चेन कितनी थी, 300 मीटर की, सॉरी 30 मीटर की। ठीक है जी। तो आपकी जो चेन थी वो कितनी, अच्छा इसको देखो आप, ये बात बताओ मुझे कि 30 मल्टीप्लाई बाई कितना करोगे तो आपके पास 300 हो जाएगा। तो 10 करोगे, कितना कर दोगे, 10 कर दोगे, यानी कि 10 कर दोगे। और मुझे बताओ कि अगर 30 थी, आपने 30 को 10 बार चेनिंग करी होगी, तब जाके आपके पास ये निकल गया। ठीक है। अब इसमें क्या कर दो कि मल्टीप्लाई कर दो आप, ये जो आपके पास है 30 में आपने ये कर दिया। ठीक है जी। तो ये 10 आ गया है ना, ये चीज़ आ गई, तो 10 आ गया। तो 10 को मल्टीप्लाई पता है किससे करना पड़ेगा आपको, कि कितनी लेंथ आपके पास, कितनी लंबी आपके पास ज़्यादा थी, लॉन्ग कितनी थी, 2 लॉन्ग कितनी, 3 सेंटीमीटर थी। तो एक 3 डिवाइडेड बाई मीटर में निकालनी है, तो 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3/100 हो जाएगा। ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो आपके पास 3/10 बच गया। तो 3/10 माने 0 का 3 और 1 का पॉइंट, तो 0.3। तो यानी कि जो एक्चुअल जो आपके पास डिस्टेंस थी दैट वाज 300 मीटर, प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा 0.3, तो दैट इज इक्वल टू कितना 300
300.3 मीटर आपका आंसर है। ठीक है जी, वो किस तरह से निकला, यानी कि आपने एक सिंपल सी याद रखनी, जब आपके पास टू लॉन्ग हो जाती है ना, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं, शॉर्टकट मेथड इसका, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है एग्जामिनेशन में, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पॉइंट टाइम तो बहुत कम होता है, और इस तरह से ट्रिक होनी चाहिए आपके पास। वो ट्रिक क्या है, जब आपके पास चेन आपकी क्या हो जाए, जितनी लंबी हो जाए ना, तो उतना आपके पास टोटल जो डिस्टेंस आपने मापा होता है उसमें वो ऐड कर दो, बस आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपके पास वो छोटी हो रही है ना, तो आप उतना माइनस कर दो उससे टोटल लेंथ जो मापी हुई है, बस दैट्स इट। तो 300.3 मीटर इज़ द डी पार्ट आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, हमारे पास ना क्वेश्चन जो हैं वो हैं 120, तो हम क्या कर देंगे 60 इसमें करेंगे और 60 नेक्स्ट पार्ट 2 में लाएंगे इसका। ठीक है, तो द हाइट ऑफ द आई लेवल ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम द रोड सरफेस एज पर IRC रिकमेंडेशन इज टेकन एज। देखिए ये हाईवे का क्वेश्चन पूछा गया है कि 35 क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपके पास हाइट जो होती है ड्राइवर की हाई लेवल से लेके रोड तक, यानी कि रोड से लेके ड्राइवर की आई लेवल तक जो हाइट होती है, बताइए वो इंडियन रोड कांग्रेस ने कितनी मानी हुई है, तो वो मानी हुई है 1.2 मीटर। कितनी है, 1.2 मीटर। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है हाईवे का, तो याद रखना है ये। द टेंशन आर फ्लेक्चर क्रैक्स इन ए RCC बीम यूजुअली, RCC का क्वेश्चन है, डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस तरह से आपके पास होता है। तो अगर आपके पास टेंशन या फ्लेक्चर क्रैक जो होता है RCC में, वो वर्टिकल डायरेक्शन में डेवलप होता है, याद रख लें। कौन सी डायरेक्शन में, आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में। टेंशन या फिर फ्लेक्चर क्रैक किस तरह से आता है, वर्टिकल डायरेक्शन में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब है क्वेश्चन नंबर 37, ये आपके पास कहीं ना कहीं द रिलेशनशिप बिटवीन द कर्वेचर करेक्शन CC एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन CR फॉर लेवलिंग वर्क इज गिवन एज, उसको किस तरह से बोला जाता है, वो आता है आपके पास CR इज इक्वल टू 1/7 CC। CR इज इक्वल टू 1/7 CC, यानी कि आपके पास जो CR है दैट इज कर्वेचर रिफ्रैक्शन करेक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन। ठीक है जी, तो अभी बात करते हैं, इफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस obtained from the compressive force is equal to the moment of resistance obtained from the tensile force। कहता है जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो आपके पास कंप्रेसिव फोर्स से जो मिलता है आपको, वो किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपके पास टेंसाइल फोर्स से मिल रहा है। यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेसिव फोर्स का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल फोर्स के बराबर है, तो देन द RCC बीम सेक्शन विल बी बैलेंस्ड। याद रहेगा, बैलेंसेस सेक्शन कहते हैं अगर आपके पास क्या हो जाए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंसाइल फोर्स अगर हो जाए, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो आपके पास बैलेंसेस सेक्शन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा कि ए सर्कुलर मेंबर ऑफ एरिया, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो अगर एस्पायरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर आपके पास हाई स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं, जैसे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES, या फिर हाई पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेजेबल क्वेश्चन हैं ये। ए सर्कुलर, क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है ए सर्कुलर मेंबर ऑफ एरिया 100 mm स्क्वायर। कहते हैं एक सर्कुलर मेंबर है जिसका एरिया जो है 100 mm स्क्वायर है और लेंथ जो है 1000 मीटर है, इज एग्जर्टेड बाय अ फोर्स 5000 न्यूटन। कहता है जी आपके पास एक सर्कुलर मेंबर है जिसका एरिया 100 mm स्क्वायर है और लेंथ जो है 1000 मीटर है, एग्जर्ट की जाती है एक फोर्स 5000 न्यूटन की। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, कहते हैं आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ द बॉडी की लेंथ चेंज में देखनी है। अगर ई जो है वो कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो बताइए जी क्या होगा। तो कुछ नहीं है यार, एक फार्मूला आपने लगाना है, दैट इज़ सर्कुलर मेंबर है, एरिया जो है आपके पास वो 100 mm का स्क्वायर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई 1000 mm मीटर में, फोर्स दी हुई है 5000 न्यूटन। तो बताइए जी चेंज इन लेंथ क्या होगी, और ई मॉडुलस दिया हुआ आपके पास है ना, तो वो किसके बराबर है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फार्मूला लगाओगे चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL/E। तो ये किसके बराबर होता है, ये आपके पास 250 mm आ जाएगा। लेकिन इसका ये फार्मूला मैंने आपको बता भी दिया और एक बार निकाल के भी बता देते हैं। जैसे कि आपके पास चेंज इन लेंथ का जो फार्मूला होता है वो होता है लोड इंटू L, यानी कि लेंथ अपान में एरिया इंटू में E, यानी कि P जो है आपके पास लोड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपके पास फोर्स कितनी है 5000, तो आप लिखोगे 5000। ठीक है,
इनटू में लेंथ जो है, लेंथ ये लेंथ 1000 मीटर है, तो आप इसको mm में कर दोगे, ठीक है। तो आप इसको mm में कर दोगे तो 1000 मीटर है ना, तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कितना 10 mm होता है। तो आपके पास 1 मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 2 जीरो लग गया। और 1 सेंटीमीटर में कितने mm, तो 10 mm, तो 1 जीरो और लग गया। डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा एरिया, एरिया कितना है 100 mm स्क्वायर। देख लीजिए एरिया जो है आपके पास वो कितना है 100 mm स्क्वायर है। तो आप इसको क्या लिखोगे 100 लिख लोगे, मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या है ई इज आपका कितना यंगेस्ट मॉडुलस कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो वो आपके पास 2 × 10⁵ कितना 5 हो जाएगा। तो आपके पास 10⁵ तो यहाँ पे कितना 10⁵ की बात में अगर आप टोटल बात करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 10⁻⁻ कितना 3 ये और ये 3 6 और 3 9, ये हो गया जी आपके पास 10⁹ आपके पास। और यहाँ पे हो गया 2 इंटू में 10 की पावर कितनी, ये 5 और ये 2 7, तो आपके पास कितना आ गया ये 7 आ गया। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, ये हो गया जी आपके पास 5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। जब आप 2 से डिवाइड करोगे 5 से तो आप 5 को तो 2.5 हो जाएगा। इधर 10⁻7 और ये भी 7 खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। तो 2 इंटू 5 2.5 इंटू 10⁻2 बचेगा। तो यानी कि आपके पास 2.5 इंटू में 100 आ जाएगा, यानी कि 25 1 ज़ा 25 हो जाता है, 2 ज़ीरो लगा दो, ठीक है, और 1 पॉइंट लगा दो, तो 1 पॉइंट यानी कि ये तो 250 आ गया। तो कितना आ गया जी, ये आ गया जी आपके पास 250 mm, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी जो मतलब कई क्या करेंगे कि ये 1000 मीटर ही रखेंगे, इसको mm में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसलिए करके बताया 250 mm हो जाएगा 39 का ए पार्ट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 40 जो है पूछा जाए तो वो पूछ रहा है आपके पास कि लीड टाइम इन मटेरियल्स आर इन्वेंट्री, क्या पूछा है, लीड टाइम इन मटेरियल्स आर इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर अ कंपनी यूजुअली रेफर्स टू द, लीड टाइम बताइए मटेरियल या इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो वो क्या होता है, वो होता है टाइम एलैप्स्ड बिटवीन ऑर्डरिंग रिसीविंग एंड पुटिंग द मटेरियल इनटू यूज़। ये एक इलैप्स्ड टाइम होता है किसके बीच में, ऑर्डर रिसीव और मटेरियल को पुट करने, इस यूज़ करने के लिए पुट करने में, है ना। तो आपके पास जो इलैप्स्ड टाइम होता है किसके बीच में, ऑर्डरिंग रिसीविंग एंड पुटिंग द मटेरियल इनटू यूज़ इज नोन एज आपके पास। तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 का तो सी पार्ट हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41 बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेशो बिटवीन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू द एवरेज शेयर स्ट्रेस फॉर ए सर्कुलर सेक्शन। तो आपके पास जो शेयर स्ट्रेस होता है किसका क्या नाम है सर्कुलर सेक्शन का, वो बताना है कि आपके पास किसके बराबर होगा। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू द एवरेज शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 4/3, याद रहिएगा 4/3, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सर्कुलर सेक्शन है इसीलिए 4/3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफाइंड एज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल, कहता है जी कौन सा ऑप्शन है जो डिफाइन करवाता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन जब आपके पास क्या हो जाए मटेरियल की, दैट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, वो जो डिफॉर्मेशन है वो हाई टेम्परेचर पे हो रही है, अंडर कांस्टेंट लोडिंग, कांस्टेंट लोडिंग यानी कि सस्टेनड लोडिंग है, और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब लंबे समय तक आपके पास क्या है कांस्टेंट लोडिंग अगर आपके पास किसी क्या नाम है चीज़ पे डाली जा रहे हो आप, ठीक है, और क्या हो रहा है साथ में बोलता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है वो मटेरियल की, ठीक है जी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई मटेरियल की और हाई टेम्परेचर है, कांस्टेंट लोडिंग है, लॉन्ग पीरियड है, तो इसको बोलते हैं क्रीप। क्या बोलते हैं इसको, क्रीप। याद रख लेना, बहुत सारी शर्तें मैंने इसमें बताई, क्या क्या शर्त बताई, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन, एक तो यहाँ से इसकी पहचान है मटेरियल की जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, हाई टेम्परेचर पे हो जाए, कांस्टेंट लोडिंग हो और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, तो उसको क्रीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ए पार्ट हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 43 बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोलता है, इन अ चेन सर्वेइंग द एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल वेल कंडीशनल ट्राइंगल्स। वाओ वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक चेन सर्वेइंग कर रहे हैं हम, सर्वे का क्वेश्चन है, एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल वेल कंडीशनड
ट्राइंगल्स, इसमें स्मॉल वेल कंडीशनल ट्राइंगल्स में जब आपने क्या किया, एरिया को डिवाइड कर दिया। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड सेटिस्फाई फॉर द ट्राइंगल टू बी वेल कंडीशनड, कहता है कि इस कंडीशन में बताइए कौन सी जो क्या नाम है स्टेटमेंट है नीचे वाला वो सेटिस्फाई करता है वेल कंडीशनड ट्राइंगल को। तो ये है जी आपके पास, नो एंगल इज लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री। एक वेल कंडीशनड ट्राइंगल जो होती है उसमें आपके पास जो है ट्राइंगल जो है वो उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री से लेस देन नहीं होना चाहिए कोई भी एंगल, और 120 डिग्री से मोर देन कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो वेल कंडीशनल ट्राइंगल जो होती है, जैसे कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, वेल कंडीशनल ट्राइंगल ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ पे जो बेस लाइन के साथ जो एंगल बनते हैं ना इसके, ये बनते हैं आपके पास 57.14 डिग्री के, दोनों 57.14 डिग्री के। ठीक है जी, याद रहेगा ये दोनों एंगल। ठीक है, जो रिमेनिंग एंगल बचा वो यहाँ पे होगा, तो मतलब लेस देन 30 डिग्री नहीं होना चाहिए और मोर देन 120 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मैं बता भी दूं कि कितना बन गया, तो 1448 और 112.7714 1 कैरी 5 5 10 तो 111 114.28 डिग्री है ना। कितना हो गया ये 57 120 कितना था 180 माइनस 114.28। देख लो अच्छे से, अगर दिख रहा हो आपको तो 180 में से 114.28 कर लिया मैंने। तो आपके पास इक्वल टू का बटन दबाते हैं तो ये आ गया आपके पास कितना 65.72 डिग्री। कितना आ गया ऊपर वाला आ गया जी आपके पास 65.72 डिग्री। तो मतलब आपके पास एक वेल कंडीशनल ट्राइंगल जो होती है उसके एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास पेपर में कि बेस लाइन के साथ उसमें जो ट्राइंगल जो होती है वेल कंडीशनल ट्राइंगल, उसके बेस लाइन के साथ एंगल जो बनते हैं दोनों कितने होते हैं, वो होते हैं 57.14 डिग्री के, दोनों के दोनों बराबर होते हैं ये। ठीक है, और जो थर्ड एंगल बनेगा वो बनेगा आपके पास 65.72 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, क्लियर है। और कौन सा, इसको बोलते हैं हम वेल कंडीशनड ट्राइंगल, वेल कंडीशनड ट्राइंगल। इसमें आपके पास नो एंगल इज़ लेस देन, कोई भी एंगल जो होगा वो लेस देन 30 डिग्री के नहीं होगा, एंड दूसरी चीज़ मोर देन 120 डिग्री। 120 डिग्री से ज़्यादा कोई एंगल नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री से कम कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए। और बेस लाइन के साथ, ये बेस लाइन है आपके पास ट्राइंगल की, इस बेस लाइन के साथ जो दोनों एंगल बनते हैं वो 57.14 डिग्री के एंगल बनते हैं। और जो आपका टॉप यानी कि आपके पास ऐसा कह सकते हैं एपेक्स एंगल का जो बनता है एपेक्स में, यानी कि ये ऊपर वाला। ठीक है जी, तो ये एंगल कौन सा बनता है, ये 65.72 डिग्री का बनता है। ठीक है जी, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 43 का डी पार्ट तो हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग एट सम गिवन पॉइंट इन हाईवे इन अ गिवन टाइम इंटरवल। वेरी गुड, क्वेश्चन इज वेरी गुड। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू नंबर ऑफ व्हीकल्स, कहता है नंबर ऑफ व्हीकल जो होंगे वो पास कर रहे होंगे एट सम गिवन पॉइंट, किसी दिए गए पॉइंट पे, एक हाईवे पे, तो बताइए, और एक गिवन टाइम पे, गिवन पॉइंट पे गिवन टाइम पे नंबर ऑफ व्हीकल जब पास कर रही होती हैं तो उसको आप ट्रैफिक फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप ट्रैफिक फ्लो कहते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए जी, हाईवे का क्वेश्चन बड़ा गुड क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ ए मटेरियल। एक इलास्टिक कांस्टेंट देखने अपने मटेरियल के, तो वो किसके बराबर होगा। तो वो क्वेश्चन, वो जो आंसर है आपका वो है कि E इज इक्वल टू में 2G, E इज इक्वल टू में 2G इंटू 1+1 पर मीटर, 1+1/m। वो क्यों, देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो E जो होता है, इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है, E जो होता है आपका वो क्या होता है, E इज इक्वल टू में आपके पास वो होता है 2G इंटू में 1+μ। अब ये म्यू क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो म्यू है आपका वो है पॉइजन रेशो। म्यू क्या है, म्यू है पॉइजन
रेशो। तो म्यू किसके बराबर होता है, पॉइजन रेशो जो होता है वो होता है 1/m के बराबर। ठीक है जी, 1/m के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको और बता देते हैं आपको क्या है ये। ठीक है जी, तो इसलिए आपके पास E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2G इंटू में 1, क्योंकि आपके पास क्या बोलते हैं फार्मूला जो होता है वो होता है 2G इंटू 1 प्लस म्यू। तो 2G लिख लिया, 1 लिख लिया, प्लस म्यू की जगह पे आप क्या लिखोगे, म्यू जो है पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1/m दी हुई है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसको करना है। तो E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस 1/m इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ए ओनली आपके पास आंसर है, क्योंकि E जो है यंगेस्ट मॉडुलस है, K बल्क मॉडुलस है, G शेयर मॉडुलस है और 1/m जो है वो पॉइजन्स रेशो है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 45 का आपके पास ए पार्ट आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। बोलता है आइडेंटिफाई द फार्मूला फॉर मैच नंबर यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। FM में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके रिलेटेड जितने भी ये नंबर वाले क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे कर लेना आप लोग। और वो है जी आपके पास मैच नंबर। मैच नंबर क्या होता है, वो होता है I/E, I/E, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो मैच नंबर है MACH, मैच नंबर। तो मैच नंबर क्या होता है जी, मैच नंबर होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स। कौन सी, INERTIA, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स, अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपन इलास्टिक फोर्स, अपन कौन सी, इलास्टिक फोर्स। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये आपके पास मैच नंबर है। ठीक है, तो मैच नंबर इज़ व्हाट, मैच नंबर इज अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ये आपका बी पार्ट आ गया 46 का आंसर। आपने ना क्या बोलते हैं, जो आपका मुझे याद नहीं आ रहा अब, जैसे रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर हो गया आपका, आपका फ्रॉड नंबर हो गया, ऐसे इस तरह से ये 2-3 और भी टर्म्स हैं, इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और इन्हीं में से डेफिनेशंस में आपके पास रेनॉल्ड नंबर क्या है और फ्रॉड नंबर क्या है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखता है, बोलता है कि फॉर द डिज़ाइन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क द वाटर वे ऑफ द ड्रेन इज डिटरमाइंड यूजिंग लेसीज इक्वेशन गिवन बाय हेयर P is the wetted perimeter in meters and Q is the total discharge in Q max. Symbol and notations carry their usual meaning.